बच्चों नेक्स्ट एनिमल किंगडम पे हम आ रहे हैं। आपने प्रोटोजोआ पढ़ा, एक कोशीय जीव, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड जो आपका जंतु का संघ है, फाइलम है, वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा ग्रीक वर्ड से बना है पॉरस। पॉरस मीन्स होता है पोर बियरिंग एनिमल। नाम से देख लो, पॉरीफेरा जिनमें क्या छिद्र युक्त प्राणी, क्या छिद्र युक्त प्राणी है ना, मतलब पोर बियरिंग एनिमल यानी छिद्र धारण करने वाले जंतु किस में आते हैं बच्चों? पॉरीफेरा में आते हैं। किस में आते हैं ये? पॉरीफेरा में। तो अब जरा देख लेते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, एक एक करके हम लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मेटाजोआ मतलब बहुकोशीय जीव शुरू हो गए ना, उसमें पहला आपका फाइलम, ये फाइलम है सब, क्या है ये? फाइलम संघ पॉरीफेरा है, ठीक है। तो इसमें कैसे जब एक लक्षण में कहो, आप कहो कि मल्टी सेलुलर, बहुकोशीय हैं, कैसे हैं? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशीय हैं, एंड डिप्लोब्लास्टिक। अब जितने मैंने पढ़ा वो डिप्लोब्लास्टिक पढ़ोगे, ट्रिप्लो, ये क्या चीज़ होता है? डिप्लोब्लास्टिक। बच्चों जब यंग स्टेज में भ्रूण होता है ना, तो आप, हम भी, चाहे कोई भी एनिमल होता है बच्चों, उसकी बॉडी में दो स्तर होते हैं। इतना थोड़ा मैं ऐसे समझा दूँ आपको। जनरल एक बाहरी स्तर कहलाता है इपिडर्मिस, कहलाता है ना, बाह्य त्वचा। अंदर वाला स्तर कहलाता है एंडोडर्मिस, ठीक है। बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा, बाहरी परत बाह्य त्वचा, अंदर की परत अंतः त्वचा, ठीक है। इपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। तो जब किसी प्राणी के भ्रूण में केवल दो ही स्तर होते हैं, इपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, उनको कहते हैं बच्चों डिप्लोब्लास्टिक, है ना। डाई, डिप्लो से बना, डाई मीन्स होता है दो, इनको हिंदी में कहते हैं द्विस्तरीय प्राणी। अब समझ में आ गया? द्वि माने दो, स्तर माने आवरण, तो दो आवरण हैं, एक बाहरी एक भीतरी, तो इनको कहते हैं द्विस्तरीय प्राणी, ठीक है। तो ये भी कैसे होते हैं पॉरीफेरा के मेंबर? डिप्लो। अब जहाँ जहाँ डिप्लोब्लास्टिक आएगा आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो द्विस्तरीय प्राणी हैं, बहुकोशीय हैं, द्विस्तरीय प्राणी हैं, और इनकी जो सिमिट्री होती है वो ज़्यादातर एनिमल रेडियल सिमिट्री होती है। अब आप कहोगे भाई पहले ये समझा दो मैं, रेडियल सिमिट्री क्या हुआ, है ना। क्या होता है ना बच्चों, जब किसी, ये कोई वस्तु है, ये कोई जीव है मान लो, है ना, ये देखो, तो जैसे हम हैं, तो हम में क्या होती है? एक आगे की सरफेस होती है, एक होती है वेंट्रल सरफेस, सामने की जो होगी ना वेंट्रल अधर सतह, एक पीछे जो हम रीढ़ की हड्डी जाए वो हो गई आपकी डोर्सल सरफेस, पृष्ठ सतह, अधर सतह। अधर कौन सी? आप अपने पे देखो, सामने जो हमारा दिख रहा है ना पेट वगैरह ये वाला भाग, ये सामने का भाग, इसको कहते हैं वेंट्रल सतह, अधर सतह। और पीछे जो आपका पीठ है ना, पीठ वाला हिस्सा, बैकबोन, इसको कहते हैं पृष्ठ सतह, ठीक है। और साइड में जो आपके हाथ है ना, दोनों तरफ हाथ टांगे, साइड में, इनको कहते हैं लेटरल सरफेस। क्या होती है बच्चों? लेटरल सरफेस, मतलब पार्श्व सतह। तो फिर देखो, आगे सामने अधर सतह, बैक डोर्सल सरफेस पृष्ठ सतह, और ये बिल्कुल साइड में क्या है? पार्श्व सतह। तो ऐसे एनिमल को जब हम एक बार काटा जाए, ऐसे एनिमल को एक बार जब अपने को हम सामने से अगर काट दें तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ना बॉडी, क्लियर सी बात है। आप सामने से मेंढक ही चलो, मेंढक को सामने से काट दो ठीक बीच से, तो दो इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड हो जाएगी ना, हमारी भी। तो जब सामने से काटने पर बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो ऐसी सिमिट्री कहलाती है बाइलेटरल सिमिट्री। क्या कहते हैं बच्चे इसको? बाइलेटरल सिमिट्री। हिंदी में कहते हैं द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित, है ना। अब देखो, ये चीज़ें जाननी जरूरी है बच्चे, बायोलॉजी पढ़नी है आपको, तो ये सब चीज़ें जाननी चाहिए कि डिप्लोब्लास्टिक क्या हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हुआ, है ना, बाइलेटरल सिमिट्री क्या हुआ। तो बाइलेटरल नाम से ही लग रहा है, बाय मैंने दो, लेटर मैंने पार्श्व, जिसमें दो पार्श्व हैं, तो दो पार्श्व क्या आपके सामने हाथ वाली साइड, ये दो ही साइड तो होती है हमारी, तो तभी तो इनको द्विपार्श्व सममित कहते हैं। और ऐसे जीवों को यदि एक बीच की लाइन से काटा जाए तो दो इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड हो जाती है। फिर कहीं से भी काट लो आप, कभी भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी। किसी भी पार्ट से अगर काटो इसको अब, तो बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकती है। आप समझ रहे मेरी बात को, है ना। अच्छा, अब मैंने कहा ये तो रेडियल सिमिट्री है। अब रेडियल सिमिट्री वाले जीव क्या होते हैं? जैसे ये है मान लीजिए, ठीक है, सिलिंड्रिकल होते ज़्यादातर,
इनको क्या करो, एक भाग से काटो, 2 इक्वल पार्ट हो गए ना, फिर कहीं से और से भी काटो, कहीं से भी। ये है जैसे ऐसे मैं दिखा दूं, यहाँ से आपने काटा 2 इक्वल पार्ट, यहाँ से काटा 2 इक्वल पार्ट, यहाँ से काटा 2 इक्वल पार्ट, यहाँ से काटा 2 इक्वल पार्ट्स। तो हर बार जितनी बार आप इनको काटते जाएंगे ना, हर बार बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती चली जाएगी। हर किसी भी रेडियस से, किसी भी त्रिज्या से बॉडी को काटिए तो हर बार ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। जाहिर सी बात है, जैसे बेलनाकार जो चीजें होती ना ऐसी, उनको कहीं से भी काटो, हर बार वो 2 इक्वल पार्ट बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, उसकी ये बताओ, हर बार काटने पर ना। तो ऐसे जीव, ऐसे जंतु कहलाते हैं रेडियल सिमेट्री। इसको कहते हैं अरीय सममिति। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अरीय सममिति। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री क्या हुआ? जिसमें किसी जंतु को किसी भी रेडियस से, किसी भी त्रिज्या से, किसी भी व्यास से काटने पर अगर हर बार 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और अगर केवल एक बार काटने पर ही 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, है ना। तो हम पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं। पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता, छिद्र इनमें होते हैं, बहुकोशीय हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं और रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। इतना तो आप समझ गए मेरी बात को, है ना। दूसरी विशेषता क्या है? मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं भाई पॉरीफेरा के मेंबर्स? ये पाए जाते हैं मैराइन वाटर में। मैराइन वाटर मतलब समुद्र में, मैराइन वाटर मतलब समुद्र में, है ना। मतलब और कुछ कुछ ऐसे जो अलवणीय जल में भी होती है। लवणीय जल होता है ना, एक होता है अलवणीय जल जिसमें लवण नहीं है, जैसे रिवर, तो वहां भी कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, पर ज्यादातर समुद्र में ये पाए जाते हैं, है ना। अब इनके शरीर की यदि हम बात करें तो ये कई तरह के होते हैं। सबके हम एक ही की बात नहीं कर रहे, सबकी, है ना। प्लांट लाइक होते हैं, है ना। कैसे होते? ज्यादातर ये पौधों की तरह शाखान्वित होते हैं। कई तो जो है डिस्क लाइक होते हैं, कई जो है बेलनाकार होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जो भी आकार इनका है ना। लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट विशेषता नहीं है। मेन जो मैं बता रही हूँ, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होती है इस संघ के जंतुओं में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? अब आपको कैनाल सिस्टम क्या? नाल तंत्र क्या पाया जाता है इस संघ के जंतुओं में? नाल तंत्र बहुत ज्यादा विकसित होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जरा देखिए, ये जैसे मान लीजिए स्पंज है। क्या है ये स्पंज है। तो इस स्पंज के शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं बच्चों, है ना। इन छिद्रों को हम कहते हैं ऑशिया। क्या कहते हैं इन छिद्रों को बच्चों? हम जो हम कह रहे हैं कि पोर वियरिंग एनिमल है, तो यही तो छेद। क्या कहते हैं इन छिद्रों को? ऑशिया कहते हैं। सूक्ष्म असंख्य छिद्र होते हैं जिनको ऑशिया कहते हैं। और ये जो ऑशिया होता है ना, जो पानी होता है, क्योंकि पानी में होते हैं, तो इन्हीं छिद्रों से ही तो इसके अंदर जाता है पानी। और वो पानी जो है विभिन्न नलिकाओं से, अब इसमें तो कम होती, किसी किसी में बहुत घनी नलिकाएं होती है अंदर, तो पानी एक बार अंदर घुस जाए तो विभिन्न नलियों से होते हुए इसकी गुहा में चला जाता, फिर यहाँ से बाहर निकल जाता। यहाँ से अंदर गया, बॉडी से होता हुआ यहाँ से बाहर निकल गया। इस बड़े भाग को क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। क्या कहते हैं बच्चों इसको? ऑस्कुलम के द्वारा पानी बाहर निकल जाता है ना। तो क्या है इसमें? यही तो विभिन्न नलिकाओं से गुजर रहा ना पानी, और यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये कहलाता है नाल तंत्र, है ना। क्योंकि नलियों से होकर के पानी इसके अंदर जाता। इतना इंपॉर्टेंट होता है ना इसमें वाटर करंट बच्चों, क्योंकि इसका कोई मुख नहीं होता है, कोई पाचन तंत्र नहीं है इसमें, से आहार नाल नहीं है, तो भाई एनिमल है तो कैसे खाता होगा? तो जो वाटर करंट होती है ना, पानी की जो धार जाती है ना छिद्रों से अंदर, बस उसी पानी के साथ जो चला गया, इसका भोजन चला गया, और बताऊंगी मैं आगे, फिर वो कोशिकाएं इसको ग्रहण कर लेती है इसके शरीर की। ठीक है, तो बस पानी की धार इसमें भोजन देने का काम भी करती है। और जो एक्सट्री प्रोडक्ट हमें जैसे श्वसन अंग होते हैं ना, सांस को बाहर करने के लिए, मतलब CO2 को, तो इसमें CO2 पानी में घुली ऑस्कुलम के रास्ते बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या बताया मैंने? इस संघ के जंतुओं में छिद्र हैं जो ऑशिया कहलाते हैं, और नाल तंत्र इनमें पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तीसरी बात, इन स्पंज को जब हम काटें, है ना, तो काटने पर क्या होता है? अंदर एक गुहा दिखाई देती है अंदर, ये है ना। इस अभी बताओ, ये इसकी जैसे ये है ना, ये यहाँ पर अलग से मुझे बनाना पड़ेगा यार। देखो बच्चों, ऐसे जैसे जब हम इसको काटते हैं, तो ये देखिए, ये है जैसे मान लीजिए स्पंज को आपने काटा, तो भाई 2 परतें तो दिखाई देंगे ना इसमें, सीधी सी बात है। द्विस्तरीय है ना, तो एक बाहर का, ये अंदर का होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये देखो पानी जो है यहाँ से होते हैं छिद्र इसमें ना। अब ये भी जो है ना इस तरह से, तो मैं तो समझाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। ये देखो, अब देखो यहाँ, है ना। तो यहाँ पर इसकी मैं जो है ये बना रही हूँ डबल, काटने पर डबल ही तो दिखाई देगा। अब यहाँ देखिए जरा, है ना, कहाँ पर है वो छिद्र जो मैं कह रही हूँ, ये देखिए आप। ठीक, ये
ये फिर यहाँ ऐसी भी इधर भी होगा, ठीक है बच्चों। ये इसके सामने बनाई थी मैं ये। अब आप कहोगे ये कहाँ है इसमें ऑस्टिया, यही मैं बताना चाह रही हूँ आपको। ये देखो बॉडी डबल लेयर हो गई ना, ये देखो। तो ये देखो ये है ऑस्टिया, ये छिद्र देख रहे हैं आप, है ना। क्या है ये? ऑस्टिया, यही तो है छिद्र। इन्हीं छिद्रों से देखो पानी अंदर जाता है और पानी अंदर जाके ये गुहा दिख रही है, इसको कहते हैं स्पंजोसील। क्या कहते हैं इसको? स्पंजोसील या स्पंज गुहा, स्पंजोसील या स्पंज गुहा, ठीक है। तो ये इसमें क्या पाई जाती है? स्पंज गुहा पाई जाती है। और इस स्पंज गुहा की विशेषता देखो, बाहर जो सेल्स होती है, अब यहाँ पे मैं एक तरह की सेल्स बनाऊंगी, सबसे बाहरी तरफ जो होती है ना इसकी, सॉरी यहाँ बीच में बनाऊंगी मैं, इसकी सबसे बाहरी तरफ जो होती है, ये देखो ऐसी सेल्स होती है ना। जैसे मैं कहते हैं कि बाहर जो है एपिडर्मिस हो, तो इसमें एपिडर्मिस नहीं कहते हैं उसको। इन पॉरीफेरा संघ में जो बाहरी स्तर एपिडर्मिस का है ना, इसको कहते हैं, ये बाहरी स्तर को, है ना, मैं बाहरी की बात कर रही हूँ, अंदर की बात नहीं कर रही अभी मैं, है ना। दो स्तर इसमें पूरी तरह से वही होते हैं, इनको कहते हैं ये वाला, है ना। कौन सा? एक तो ये हो गया ना, और ये अंदर वाला ये हो गया। मैं जरा देखो, मैं अंदर का भी पहले बना दूं फिर मैं समझाती हूँ। अंदर के स्तर में ऐसी सेल्स होती हैं इसकी, ठीक है, अलग से मैं बना दूंगी। ये एक ही तरफ का मैं बना रही हूँ, देखिए, है ना, कैसी सेल्स होती हैं। ये देखिए, मतलब एक सेल कैसी होती है, इस तरह का, और ये है वो सेल अंदर जो दिख रही है ना आपको, बाहर ऐसी होती है, इसको कहते हैं पिनेकोडर्म। बाहरी स्तर क्या कहलाता है? पिनेकोडर्म स्तर। क्यों कहते हैं इस सेल को? क्योंकि ये पिनेकोसाइट है ना, एक कौन सी कोशिका है ये? पिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट पाई जाती है इसके बाहरी स्तर में, इसीलिए इस पूरे स्तर को क्या कहा? पिनेकोडर्म। क्या कहा? डर्मा माने होता है स्किन, पिनेकोडर्म क्यों कहा? क्योंकि पिनेकोसाइट का बना हुआ है। इसको आप वाह्य त्वचा भी कह सकते हैं। तो वाह्य त्वचा में स्पेशल कोशिकाएं हैं जिनको क्या कहा जा रहा है? पिनेकोसाइट, इसलिए पूरे स्तर को कहते हैं पिनेकोडर्म। ऐसे अंदर देखो, अंदर वाले स्तर में भी इस तरह की सेल्स होती हैं, देखो ये, है ना, ये सेल्स कहलाती हैं कोइनोसाइट। क्या बोलते हैं इनको? कोइनोसाइट। तो पूरी अंदर की परत में ये कोइनोसाइट होती हैं। कोइनोसाइट में एक गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसमें एक कॉलर होता है जिसमें एक फ्लैजिला लटका होता है। तो ये फ्लैजिला जो होते हैं ना, स्पंजोसील में लहराते रहते हैं, ठीक है। पानी जब अंदर आता है ना, तो ये जो पानी के साथ जो भोजन होता है ना, यही फ्लैजिला उस भोजन को पकड़ लेता है, और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर तब पाचन होता है। तो ये कोइनोसाइट का बना होता है अंदर का एंडोडर्म स्तर, है ना, बताया था मैंने, अंतस्त्वचा। तो इसीलिए इसको कहते हैं कोइनोडर्म स्तर। क्या कहते हैं इसको? कोइनोडर्म। डर्मा मीन्स कोइनोसाइट का बना, डर्मा मीन स्किन, तो कोइनोसाइट का बना हुआ है। तो ध्यान रखो, मतलब कुछ नहीं है कठिन। आप बाह्य त्वचा देख रहे हो ना, जो पिनेकोडर्म कहलाती है, आप अंतस्त्वचा देख रहे हो ना, जो कोइनोडर्म कहलाती है। बस क्यों कह रही? क्योंकि स्पेशल सेल है, ये पिनेकोसाइट होती है बाह्य त्वचा में, अंतर त्वचा में जो है क्या होती है? कोइनोसाइट होती हैं, इसलिए कहा जा रहा है इसको, बस सिंपल। तो स्पंजोसील पाई जाती है, और सिर्फ पॉरीफेरा में ही ये कोइनोसाइट पाई जाती है, किसी और संघ में आपको ये कोशिकाएं नहीं मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता पॉरीफेरा की, इसमें क्या पाई जाती है? कोइनोसाइट पाई जाती है, ठीक हो गया। अब इस संघ के जंतुओं में जो पाचन होता है ना, पाचन है ना, वो होता है इंट्रासेलुलर। क्या होता है? इंट्रासेलुलर। अब इंट्रासेलुलर क्या हुआ भाई? किसे कहेंगे इंट्रासेलुलर? अंतः कोशिकीय पाचन। क्या है इसका मतलब हुआ? मतलब इसका पाचन कहाँ होता है? कोशिका के अंदर, है ना। तो जब कोशिका के अंदर पाचन होता है, इस तरह के पाचन को कहते हैं बच्चों इंट्रासेलुलर, मतलब अंतः कोशिकीय पाचन, मतलब कोशिका के अंदर हो रहा है तो अंतः कोशिकीय पाचन होता है। तो जब पाचन कोशिका के बाहर होता है ना, ये बाहर, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल माने कोशिका, एक्स्ट्रा माने बाहर, इंट्रा माने अंदर। तो जब अंदर हो सेल के तो वो बाहर अंतः कोशिकीय पाचन हो गया। जब कोशिका से बाहर पाचन होता है तो उसको कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। क्या बोलते हैं? बाह्य कोशिकीय पाचन उसको कहा जाता है। तो मैं क्या कह रही हूं? पॉरीफेरा संघ के प्राणी में कैसा पाचन होता है? अंतः कोशिकीय, मतलब कोशिका के अंदर, क्योंकि मुख इसी कोशिका में होता है, कोइनोसाइट में, ये अंदर होता है। मुख आहार नाल तो होता नहीं है ना। तो भोजन आता कहाँ से? ऑक्सीजन कहाँ से आती है? बस वाटर करंट के साथ इन्हीं छिद्रों से अंदर आके आती है, और ये कोइनोसाइट
भोजन को उसमें से ग्रहण कर लेते। तो जल धारा के साथ प्रवेश करता है भोजन भी, ऑक्सीजन भी, सब कुछ। और वही जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं ना, उत्सर्जित पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसी ऑस्कुलम के रास्ते क्या हो जाते हैं, स्पंजोसील से बाहर निकल जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट विशेषता, इस संघ के जंतुओं में आपको मालूम है स्केलेटन पाया जाता है, कंकाल। अब आप कहोगे अरे कंकाल, तो ये तो रीढ़ की हड्डी तो होती नहीं, कंकाल कहाँ से आ गया? लेकिन बच्चों वो कंकाल बना होता है स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल मतलब कंटिकाओं का। तो कंटिकाओं का बना हुआ वह कंकाल होता है। इसमें बच्चों क्या होता है, कंटिका, ये देख रहा है स्पंज, ऐसे देखो इसमें कांटे कांटे होते हैं, ये बाहर से दिखते हैं ना। तो ये कंकाल जो है इसमें क्या होता है, कंटिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? कंटिकाओं का, स्पिक्यूल्स का। ठीक है, और इसलिए ये स्पिक्यूल किसके बने होते हैं मालूम? कैल्शियम कार्बोनेट। कोई हड्डी का नहीं बनाओ, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते ये कंटिकाएं। तो क्या पाया जाता है इसमें? कंटिकाओं का बना हुआ क्या पाया जाता है? कंकाल पाया। हड्डियों का नहीं होता है, कंटिकाओं का होता है, यह स्पंजिन फाइबर का होता है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे। इसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, रुधिर परिवहन तंत्र नहीं होता, तंत्रिका तंत्र नहीं होता है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक और विशेषता, इनमें रीजेनरेशन की पावर पाई जाती है। रीजेनरेशन क्या हो भाई? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन मतलब, पुनरुद्भवन क्या हुआ? अरे एक हिस्सा कहीं से कट गया तो वो एक नए जीव को जन्म दे देता है। तो अगर इस स्पंज के बाद ठोक पीट के इसके एक एक कण भी निकाल दो ना, तो वो भी एक नए किसको, जंतु को जन्म देता है, नए स्पंज को जन्म देता है। ऐसी पावर कहलाती है रीजनरेशन। मतलब एक चीज कहीं से हटा, कहीं से टुकड़ा किया, वो भी एक नए जंतु को जन्म दे रहा है। तो ये पावर क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन, फिर से उद्भवन हो गया उसका ना। तो रीजनरेशन की बहुत ज्यादा क्षमता इनमें होती है। अब ज्यादातर इस संघ के जंतु क्या होते हैं, डायोशियस भी होते हैं, मोनोशियस मतलब एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। और ज्यादातर इनमें जो अलैंगिक जनन है ना, जनन कैसा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है। और लैंगिक जनन तो वही शुक्राणु अंडाणु के द्वारा ही इसमें होगा। और निषेचन भी इसमें इंटरनल होता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं। तो कुल मिला के फिर से मैं रिपीट कर दूं, पॉरीफेरा छिद्र युक्त प्राणी है और ये छिद्र औशिया कहलाते हैं, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ना। रेडियल सिमेट्री में ज्यादातर पाई जाती है। कैनाल सिस्टम इनमें पाया जाता है। वाटर गन, जल की धारा के साथ ही भोजन ऑक्सीजन सब अंदर आता है। ठीक है, तो नाल तंत्र पूर्ण विकसित होता है। पाचन कैसा होता है इनमें? इंट्रा सेलुलर होता है। और सबसे बड़ी बात, कंकाल कैसा पाया जाता है इनमें? स्पंजिन फाइबर या कंटिकाओं का, स्पिक्यूल का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंटिकाओं का कंकाल जो है इनमें पाया जाता है। अगली विशेषता, रिजनरेशन, पुनरुद्भवन की इनमें बहुत ज्यादा क्षमता होती है। तो ये थे पॉरीफेरा संघ के लक्षण। ठीक हो गया।